हेलो एवरीवन, मैं अमन कनौजे। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी केमिस्ट्री विद अमन। आज का मेरा जो टॉपिक है वह है न्यूक्लियर क्वाडरपोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए इसे बारी बारी से पढ़ते हैं। इसका आज हम इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Introduction. Nuclear quadrupole resonance (NQR) is a radio frequency spectroscopy technique used to study nuclei that have a nuclear quadrupole moment. Example: spin greater than half. It is similar to NMR but does not require an external magnetic field. कहने का तात्पर्य यह है कि NQR एक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक है जो उन परमाणुओं का अध्ययन करती है जिनमें क्वाडरपोल मूवमेंट होता है, जैसे जिनके स्पिन 1 या 1 से अधिक होता है। यह एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमने ESR पढ़ा है, उसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन इसमें नहीं है। अब हम ये जो क्वाडरपोल मूवमेंट है इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है। क्वाडरपोल मूवमेंट एक भौतिक राशि है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, जो यह दर्शाती है कि किसी नाभिक में विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस प्रकार से असमान रूप से वितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड है। समान रूप से नहीं, असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब किसी नाभिक का स्पिन 1 या उससे अधिक होता है ना, 1 या 1 ग्रेटर देन होता है, तो उसमें गोलाकार नहीं बल्कि डिस्टॉर्टेड आकृति होती है, यानी कि एसिमेट्रिक होती है, जैसे लंबी चपटी। ठीक है, इस विकृति है ना, ये जो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के मात्रा को ही क्वाडरपोल मूवमेंट क्या है कहा जाता है। इसे सरल शब्दों में अगर समझा जाए कि अगर कोई परमाणु या नाभिक पूरी तरह से गोल होता है तो उसमें क्वाडरपोल मूवमेंट नहीं होता, लेकिन अगर वह थोड़ा लंबा या चपटा है, यानी उसमें असमान भार या चार्ज का वितरण है, तो उसे क्वाडरपोल मूवमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए अंडा है ना, एग हम देखते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ थोड़ा सा वो लंबा है और बीच का जो थोड़ा सा उभार है और नीचे तरफ थोड़ा सा चपटा है, तो वो जो है क्वाडरपोल मूवमेंट को दर्शाता है। यह हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब डिफिनेशन भी देख लेते हैं। डिफिनेशन: NQR is the resonance phenomenon that occurs when nuclei with spin greater than 1 interact with an electric field gradient EFG in their local environment, leading to quantized energy levels and transition that can be detected स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। ठीक है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जब किसी परमाणु के नाभिक के स्पिन 1 या 1 से अधिक हो और वह अपने चारों ओर के विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ संपर्क में आता है, तो उसमें ऊर्जा स्तरों में विभाजन होता है। जब इस नाभिक पर एक विशेष रेडियो तरंगें डाली जाती हैं तो वह उसे अवशोषित करता है। इसी घटना को NQR कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए है ना, स्पिन के रूप में है ना, एक या उससे अधिक रखने वाले परमाणु या नाभिक का उदाहरण तो नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन 14 जिसमें स्पिन 1 होता है ना, क्लोरीन 35 है जिसमें 3/2 होता है, क्लोरीन 37 है जिसमें 3/2 होता है, सोडियम 23 है जिसमें भी 3/2 स्पिन यह दर्शाता है। तो ये सब स्पिन 1 या 1 से अधिक रखने वाले परमाणु नाभिकों का जो है उदाहरण है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। न्यूक्लियाई विथ स्पिन 1 greater than 1 possess an electric quadrupole moment Q. This interacts with the electric field gradient at the nucleus caused by surrounding electrons. The interaction leads to energy level splitting when a radio frequency signal of the right energy is applied. Resonance absorption occurs which is detected. इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिन नाभिकों में स्पिन 1 या 1 से अधिक होता है वह क्वाडरपोल मूवमेंट रखते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि यह मूवमेंट आसपास के इलेक्ट्रॉनों के कारण बने विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ संपर्क करता है। तीसरा, जब उपयुक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी RF है ना तरंगें डाली जाती हैं तो ऊर्जा अवशोषण होता है जिसे ही मापा जाता है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब हम देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि पहला है आपका RF ऑसिलेटर, दूसरा है ट्रांसमीटर कॉइल, तीसरा है सैंपल होल्डर, चौथा है रिसीवर कॉइल
और पांचवा आपका डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर, और छठवा आप बना सकते हैं, ये रिकॉर्डर को अलग कर लेंगे, ठीक है, डाटा एनालिसिस के रूप में लिख सकते हैं या कंप्यूटर के रूप में लिख सकते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है बहुत ही शानदार है। ये रहा इनक्यूआर इंस्ट्रूमेंटेशन। तो चलिए इसका इंस्ट्रूमेंटेशन की ओर थोड़ा एक नज़र डालते हैं। पहला है आरएफ ऑसिलेटर। ये क्या करता है, जनरेट्स द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी कि रेडियो तरंग क्या करता है, उत्पन्न करता है। दूसरा है आपका ट्रांसमीटर कॉइल। ये क्या करता है, सेंड्स आरएफ पल्सेस टू द सैंपल, यानी कि आरएफ सिग्नल को सैंपल तक ये क्या करता है, भेजता है। थर्ड है आपका सैंपल होल्डर, होल्ड्स द सॉलिड सैंपल, नो नीड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सैंपल को पकड़ता है बिना चुंबकीय क्षेत्र के। ये साल में चुंबकीय क्षेत्र था बाहरी, लेकिन इसमें नहीं है। उसके बाद है इसमें रिसीवर, चौथा रिसीवर कॉइल, डिटेक्ट्स इमिटेड सिग्नल ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, सैंपल से लौटने वाले है ना सिग्नल को क्या करता है, ये पकड़ता है। पांचवा आपका है डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर, प्रोसेसेस एंड रिकॉर्ड्स द सिग्नल स्पेक्ट्रम, या ये क्या करता है, सिग्नल को प्रोसेस और रिकॉर्ड करता है। ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना, ये आपका है आरएफ ऑसिलेटर है, ये आपका ट्रांसमीटर कॉइल है, ये आपका ट्रांसमीटर कॉइल है ना। सैंपल होल्डर, ये वाला आपका जो ये दिख रहा है जो पार्ट, ये है आपका सैंपल होल्डर, ये आपका रिसीवर कॉइल है, और ये आपका डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। चाहे तो आप इसका एक यहाँ से एक लकीर खींच के है ना, ऐसे एक डाटा एनालिसिस के रूप में कंप्यूटर बना सकते हैं, और इसमें इस प्रकार से थोड़ा सा प्लॉटेड कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर या डाटा एनालिसिस। इसके बाद इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं ना। एप्लीकेशन में क्या क्या है, पहला एप्लीकेशन है आपका डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव्स एंड नारकोटिक्स, EGTNT RDX, यानी कि हिंदी में कहा जाए विस्फोटक और नशीली वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे TNT RDX। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो हवाई अड्डों पर है ना, बम की पहचान बिना वस्तुओं को छुए की जा सकती है, किसकी मदद से, NQR इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से। दूसरा क्या है, सॉलिड स्टेट एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, है ना, फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में भी दवाओं का विश्लेषण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में टैबलेट के अणु, ठीक है, किस क्रिस्टल संरचना में है, यह इसके माध्यम से देखा जा सकता है। थर्ड क्या है, स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, ठीक है, मोलिकुलर संरचना और गतिशीलता का अध्ययन इसके सहारे किया जा सकता है। एग्जाम्पल, दवा कैसे काम करते हैं, इसे आणविक स्तर पर भी समझा जा सकता है। तो ये सब एप्लीकेशंस को आप लिख लेंगे। इसके बाद इसका क्या है, एडवांटेज। अब इसके लाभ क्या क्या है, इसको भी देख लेते हैं। नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, यानी कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। सेकंड है हाई सिलेक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, यानी कि विशिष्ट नाभिकों के लिए उच्च चयनता इसमें पाई जाती है। थर्ड क्या है, यूजफुल फॉर स्टडिंग सॉलिड मटेरियल्स एंड क्रिस्टलिन इन्वायरमेंट, यानी कि ठोस और क्रिस्टलीय पदार्थों के अध्ययन में ये उपयोगी होती है। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है ना, इसमें नमूना का ज़्यादा नष्ट नहीं होता है, ठीक है, उसका फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं कोई भी सैंपल का। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक भी है। कैन डिटेक्ट कंपाउंड नॉट विजिबल इन NMR से अदृश्य यौगिकों का भी हम पता इसके सहारे लगाया जा सकता है। ये हो गया इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज में इसमें कुछ दिया है, इसको भी आप लिख सकते हैं ना। डिसएडवांटेज में क्या क्या दिया है, ये लो सेंसिटिविटी कंपेयर टू NMR, ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड्स, नॉट यूजफुल फॉर लिक्विड्स, डिफिकल्ट सिग्नल डिटेक्शन इन डिस्टॉर्टेड सिस्टम्स, रिक्वायर्स लो टेम्परेचर इन सम केसेस टू इम्प्रूव सेंसिटिविटी। तो ये सब आप जो है डिसएडवांटेज में इसका लिख लेंगे। इसके अलावा इसमें की कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, जैसे क्वार्टर पोल न्यूक्लियाई दिया गया है। इसमें क्या है, न्यूक्लियाई विथ स्पिन क्वांटम नंबर 1 या 1 से ग्रेटर देन इज इक्वल क्या है, N14 है, क्लोरीन 35 है और कॉपर 3 है। दिस हैव नॉन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीडिंग टू इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, यानी कि एप्लीकेबल टू न्यूक्लियाई विथ स्पिन ग्रेटर देन 1, यानी कि यह तकनीक केवल उन्हीं परमाणु नाभिकों पर लागू होती है जिनका स्पिन 1 या उससे अधिक होता है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया गया है ना, N14 है ना, और क्या है Cl35 और कॉपर 3, ये हो गया क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई। सेकंड है क्वाड्रपोल मूवमेंट, ए मेजर ऑफ हाउ मच द न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
डिवाइडेड फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री। लार्जर क्यू इम्प्लाइज ए स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन विथ EFG, यानी कि इस तकनीक में किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता नहीं होती है, जो इसे NMR से अलग बनाता है या इसे सरल और विशेष बनाता है। ठीक है, ये हो गया इसका क्वार्टर पोल मूवमेंट। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट केस्ड बाई uneven electron distribution around the nucleus represents the rate of charge of the electric field at the nucleus, है ना। यह तकनीक उस क्रिया इंट्रैक्शन पर आधारित होती है जो नाभिक के क्वार्टर पोल मूवमेंट और उसके चारों ओर के विद्युत क्षेत्र, है ना, ढाल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के बीच होती है। जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट उतने ही अधिक स्पेक्ट्रल जानकारी। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। चौथा है कपलिंग कांस्टेंट, ये क्या आल्सो नोन एज द NQR फ्रीक्वेंसी फॉर स्पिन वन न्यूक्लियस। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आप इसको देख लेंगे। पांचवा है स्प्लिटिंग, ये क्या है, क्वार्टर पोल न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस स्प्लिटिंग डेट टू EFG इवन इन द absence of a magnetic field. This results in multiple transitions, each corresponding to a resonance frequency detected in the NQR spectrum. यह तकनीक किसी यौगिक की संरचना में बहुत सूक्ष्म अंतर, है ना, माइनर चेंजेस को भी पहचान सकती है, यानी यह बहुत संवेदनशील और चयनशील होती है। तो ये सब आप देख लेंगे। ये हो गया आपका NQR क्वार्टर पोल, है ना, NQR क्वार्टर पोल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्लास में हम फोटो एकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।